आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 30, जिसकी की तारीख है 11 सितंबर 2020। इस वर्कशीट में हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है ज्ञान, और वो अपनी दीदी जिज्ञासा से बात करता है और उस बातों में ही हम साइंस को सीखते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक है मोशन, जिसमें हमें पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं वेग। और यहाँ इस बच्चे ने पूछा है, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। जिज्ञासा दीदी, वेग क्या होता है और ये चाल से किस प्रकार अलग है। चाल और वेग को समझने के लिए थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। हम एक तरफ यहाँ पर लिखते हैं चाल यानी कि स्पीड, और एक तरफ हम लिखते हैं वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। हमने दो शब्द पढ़े हैं, एक शब्द है दूरी यानी कि डिस्टेंस और दूसरा शब्द है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं दूरी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि ये एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी। लेकिन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये एक सदिश राशि है। सदिश मीन्स वेक्टर, यानी कि इसमें दिशा होती है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो विस्थापन है क्या? विस्थापन वास्तव में वो दूरी है जिसमें दिशा भी शामिल होती है। हम ये कह सकते हैं दिशा मीन्स डायरेक्शन, यानी दोनों की दोनों एक ही चीज़ हैं। दूरी और विस्थापन समान चीज़ हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। यही कारण है कि दूरी को नापने के लिए जो यूनिट सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो भी मीटर है। दोनों सेम है, इसी वजह से इनकी यूनिट भी सेम है। अब हम बात करते हैं चाल की। हम जानते हैं चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। कहने का मतलब ये है दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी मीन्स डिस्टेंस और समय मीन्स टाइम। तो चाल को परिभाषित करने का तरीका हुआ, हम दूरी और समय को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चाल आती है। लेकिन इसी तरह से अगर हम वेग को लिखना चाहें, वेग मीन्स वेलोसिटी, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ये होता है विस्थापन अपॉन समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के लिए डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे दूरी में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और यही अगर वेलोसिटी के लिए बोलना चाहें तो हम बोलेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर। इंग्लिश में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उस हिसाब से अगर इसकी यूनिट सिस्टम लिखनी है तो हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सिस्टम होती है मीटर, और टाइम का यूनिट सिस्टम होता है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट सिस्टम हुआ मीटर अपॉन सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हुई मीटर अपॉन सेकंड, और वेग की यूनिट भी यानी वेलोसिटी की यूनिट भी सेम ही होगी। हम ये भी कह सकते हैं वेग वाकई में क्या है। अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन है दूरी और दिशा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो विस्थापन को हम लिखेंगे दूरी और दिशा। नीचे हमने लिखा समय। हम देख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो वास्तव में चाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेग है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो चाल और साथ में दूसरी चीज़ है दिशा। तो जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है? डायरेक्शन का फ़र्क। उसी तरह से चाल और वेग में भी डायरेक्शन का ही फ़र्क है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, और चलने का जो टाइम है वो टाइम हमने मान लिया 10 सेकंड है। 10 सेकंड चल के वो पहुंचता है बी पॉइंट पर, और इस बीच में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो डिस्टेंस मान लेते हैं 40 मीटर है। अगर हमसे कहा जाता है कि यहाँ पर स्पीड निकालिए, तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 4,
और यूनिट सिस्टम हम जानते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, तो आंसर होगा मीटर अपॉन सेकेंड। लेकिन अगर कोई हमसे कहता है ए से लेकर बी तक की वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं वेग, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, यानी सीधी दूरी। तो यहाँ पर तो दूरी 40 ही दे रखी है, टाइम यहाँ पर 10 सेकंड है, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो देखने पर लगता है कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वेग में एक फ़र्क है, यहाँ पर दिशा की बात नहीं करते हैं और यहाँ पर हमें दिशा की बात करनी है। तो यहाँ दिशा लिखनी है ए से लेकर बी की तरफ। इस तरह से चाल और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क होता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इसलिए हमें याद रखना है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है सरल रेखीय गति, तो इस तरह के केस में जो चाल है वही वेग भी होगी। तो इसलिए हमारे इस चैप्टर में जहाँ जहाँ कोई भी वस्तु एक ही दिशा में चल रही है और वो सीधी लाइन में है, तो हम चाहे चाल बोलें चाहे वेग बोलें, बात एक ही है। इंग्लिश में जहाँ पर हम स्पीड बोलेंगे वहीं पर हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर उसकी डायरेक्शन बदल गई तब हम स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसको और अधिक समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, वो पहले पहुंची बी पॉइंट तक और यहाँ पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगा, और यहाँ तक पहुंचने की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं पहले की तरह ही 40 मीटर। लेकिन बी के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस ए की तरफ आना शुरू कर देता है, तो मान लेते हैं बी से फिर चलता है और ये आ जाता है बीच वाले पॉइंट पर, जिसका नाम मैं रख देता हूँ सी। और बी से लेकर सी तक चलने में इसको 5 सेकंड और लगते हैं। और ये भी हमें पता है बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो 40 की अगर ये आधी डिस्टेंस मान लेते हैं तो ये 20 मीटर डिस्टेंस हुई। अगर हमसे कहा जाता है अब यहाँ पर चाल निकालिए, तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, फिर हम देखेंगे टोटल टाइम कितना है। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। तो इस सवाल में हम देखते हैं दूरी है, पहले ए से लेकर बी तक चले, फिर बी से लेकर सी तक चले, और टाइम कितना है, ए से लेकर बी तक का टाइम है 10 सेकंड और बी से लेकर सी तक का टाइम है 5 सेकंड यानी 5 सेकंड। दोनों को सॉल्व करते हैं तो ए बी की वैल्यू है यहाँ पर 40 मीटर, बी सी की वैल्यू है 20 मीटर, टोटल टाइम है 15। और सॉल्व करते हैं 40 + 20 दैट इज़ 60 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे 4 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में जो वस्तु चल रही है वो एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन उसी मोशन पर ये वापस भी आ रही है। इसी सवाल में हमसे पूछा जाता कि अब वस्तु का वेग भी निकालिए। वेग मीन्स उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए डिस्प्लेसमेंट और हमें चाहिए टाइम। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको हम बोलते हैं विस्थापन और टाइम इसको हम बोलते हैं समय। विस्थापन कैसे निकालें, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो मोशन कहाँ से शुरू हुआ, मोशन शुरू हुआ है ए से लेकर कहाँ पर पहुँचा, वो पॉइंट है सी। तो हमें चाहिए ए से लेकर सी तक के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस हम जानते हैं ये है 20 मीटर, क्योंकि 40 मीटर में से इधर का ये पोर्शन अगर हम हटा दें 20 मीटर तो बचेगा यहाँ पर ये सिर्फ 20 मीटर। और हमें चाहिए समय। अब टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम पहले ए से लेकर बी तक जाने का और बी से लेकर सी तक वापस आने का, तो टाइम तो उतना ही लगा, 10 सेकंड जाने का और 5 सेकंड आने का, यानी यहाँ पर टाइम हुआ 15
सेकंड। और इस वजह से अगर हम यहाँ पर वेग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20/15। सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो ये आएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ध्यान रखिए, चूँकि ये वेग है इसलिए हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, और डायरेक्शन हो जाएगी ए से लेकर सी की तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन करते समय आपको चाल और वेग अलग अलग निकालने हैं और डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसा मोशन हो जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जिसमें ऑब्जेक्ट आगे पीछे नहीं होता है, उस केस में आप चाहे वेग बोलिए चाहे चाल बोलिए, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, उस समय इनमें कोई अंतर नहीं होगा। अभी जो हमने चाल और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझा, वो वर्कशीट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जिज्ञासा ज्ञान को समझा रही है। ज्ञान किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। देखिए, दिशा में चाल यानी चाल के साथ साथ जैसे ही दिशा को हमने जोड़ा तो वो बन गई वेग। और हमने भी यही कहा था कि जो वेग है वो वास्तव में क्या है, चाल के साथ जैसे ही हम दिशा को जोड़ देते हैं, यानी कि स्पीड के साथ जैसे ही हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो वो वेलोसिटी की वैल्यू देगा। जिस तरह से चाल का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, इसी तरह से वेलोसिटी का भी फार्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ भी लिखा है कि यहाँ इसका एसआई मात्रक, एसआई सिस्टम है मीटर अपॉन सेकंड। यहाँ पर एक चीज़ और हमें बताई गई है, औसत चाल। इसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। अगर बार बार वस्तु की चाल बदल रही है तो हम सभी डिस्टेंस को अलग अलग रखते हैं और सभी टाइम से उसको डिवाइड करके औसत चाल या औसत वेग निकाल लेते हैं। आप ध्यान रखिए, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है औसत वेग का, वो सिर्फ तब काम में आता है जब वस्तु सरल रेखा में चल रही हो। सरल रेखा का मतलब है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम आते हैं वर्कशीट के अगले पोर्शन पर, जिसमें ज्ञान ने पूछा है, दीदी when do we say that an object is in uniform motion or not and what happens to the velocity in that condition। दीदी, हम ये कब कह सकते हैं कि वस्तु एक समान गति में है या नहीं, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है। हम जान चुके हैं वस्तु में दो तरह की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, एक तो चाल और एक वेग। और ये भी हम जानते हैं जो वेग है वो वास्तव में चाल के साथ साथ दिशा का होना ही वेग है। जब हम कहते हैं कि वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में तब होगी जब वस्तु की वेलोसिटी यानी कि उसका वेग वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो सेम रहेगा। तो अगर उसकी वेलोसिटी सेम रहती है तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, और ऐसा मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान गति। और इनकी डेफिनेशन आपने पिछली वाली वर्कशीट में समझी होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, जब भी हम कहते हैं कि मोशन एक समान है, एक समान का मतलब है यूनिफॉर्म है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। तो ना तो चाल बदलनी चाहिए और ना उसकी दिशा बदलनी चाहिए। और ये सोचिए, अगर दिशा नहीं बदलेगी तो मोशन हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ही चलेगी। तो जब भी हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन तो समझ जाइए कि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। अगर वो मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर वो यूनिफॉर्म भी नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझ सकते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है और वो बी तक पहुंचता है। ए से चलने वाला ऑब्जेक्ट जब बी तक पहुंचता है, मान लिया उसकी चाल है 5 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो चल रहा है और डायरेक्शन भी उसकी हर जगह ए से लेकर बी तक है। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं एक समान गति। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है और इस तरह से घूमते हुए
बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब भी मैं कहता हूं कि इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कारण, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है कहीं ऊपर की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट चलते हुए यहाँ पर आ गया तो इस समय इसकी डायरेक्शन है सामने की तरफ, राइट हैंड साइड में। और अगर ये ऑब्जेक्ट चलते हुए यहाँ आ गया तो उसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो हम देख सकते हैं पहले नंबर पे डायरेक्शन है कहीं और, दूसरे नंबर पे डायरेक्शन है कहीं और तीसरे नंबर पर डायरेक्शन यानी कि दिशा वो है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो दिशा है वो बार बार बदल रही है, और यही कारण है कि ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में इसका नाम हुआ असमान गति। और ऐसी गति को हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान गति, अगर समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है तो असमान गति। अब हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के असमान गति के दो प्रकार यहाँ पर बता रखे हैं। असमान गति वो है जिसमें वेलोसिटी समान नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। तो इसमें लिखा है अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है तो हम कहते हैं वस्तु त्वरण में है, अगर वस्तु का वेग लगातार घटता है तो वस्तु मंदन में है। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्सीलरेटेड मोशन। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम देन इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन मोशन। ज़्यादा समझने के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब हम आते हैं वर्कशीट में दिए हुए इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में एक पॉइंट दिया हुआ है A, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B और उसके बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर। क्वेश्चन में लिखा है एक साइकिलिस्ट है जो A से लेकर B तक जाता है और A B के बीच में डिस्टेंस है 40 मीटर, और उसके बाद कम बैक टू द पॉइंट A और वापस वो B पर आता है। तो पहले तो A से B पर जाता है और वापस B पर आ जाता है। तो इस केस में पहले वो A से B पर गया, उसके बाद B से लेकर वापस A पर आ गया। और इसमें लिखा है ऐसा करने में उसको जो समय लगता है वो समय है 40 सेकेंड। तो टाइम भी हमें दे रखा है 40 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है वो है 40 जाना और 40 वापस आना, मीन्स 80 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल को हम बोल रहे हैं स्पीड। फॉर्मूला इसके लिए हम जानते हैं दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम चेक कर चुके हैं डिस्टेंस है 80 और टाइम लगा है 40, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स वेग। वेलोसिटी के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी दूरी। अब हमें पता है A से पॉइंट शुरू हुआ, साइकिल सवार A से शुरू हुआ और A पर ही वापस आ गया। तो सोचिए जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर जब ये वापस आ चुका है घूम घाम के, तो A से लेकर A के बीच की दूरी चाहिए। तो वास्तव में तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो हमारे इस सवाल में विस्थापन है 0, समय दे रखा है हमें 40 सेकेंड और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। अब हम आते हैं इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों को। ये सवाल आपको खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेग और चाल के बीच का अंतर बताइए। अब ये हम जानते हैं सबसे बड़ा अंतर है इनकी दिशा का। वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। दूसरा सवाल, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 मीटर में तय करती है तो उसका वेग बताइए। अब देखिए इस सवाल में नहीं कहा गया कि ये कार सीधी रेखा में चल रही है या नहीं, तो हम अपने हिसाब से मानते हैं कि अगर नहीं कहा गया है तो सीधी रेखा में ही चल रही होगी। और वेग निकालने का तरीका हमें पता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता है यानी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि 100 और टाइम है 25। आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए साइक्लिस्ट इज गोइंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे। क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है वेलोसिटी फिक्स यानी कि वेग समान। लिखा हुआ यहाँ पे निश्चित वेग से, यानी वेग बदल नहीं रहा है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। तो ये किस प्रकार का मोशन हुआ, तो हम जानते हैं इस तरह का मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं एक समान गति। फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश में तो है लेकिन वो हिंदी में नहीं है। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू द मूविंग बाइसिकल देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज़। ये हम जानते हैं कि किसी साइकिल में अगर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने का मतलब है उसकी स्पीड पहले तो ज़्यादा होगी, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 0, क्योंकि साइकिल रुक जाएगी। तो देखिए स्पीड पहले तो ज़्यादा थी लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया उसकी स्पीड 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है वो बदल रही है, स्पीड इज चेंजिंग। और ये हम जानते हैं अगर ये स्पीड बदल रही है तो ये मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी में से बोलेंगे असमान गति। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ज़्यादा समझने के लिए उन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए, उनमें बनाए हुए नोट्स को आप लिखिए, जिससे कि ये चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। किसी तरह का सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।